प्रिय छात्रों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता के परिप्रेक्ष्य में मनोविश्लेषणवाद पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी कविताओं में मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव जो देखा जाता है, पहले हम जान लें कि मनोविश्लेषणवाद है क्या। मनोविश्लेषणवाद वास्तव में एक लेखक हुआ करते थे पश्चिमी लेखक जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। 1856 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सिगमंड फ्रायड द्वारा परिवर्तित मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर उन्होंने जो मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, उन सिद्धांतों पर आधारित वाद जो है उसे हम मनोविश्लेषणवाद के नाम से जानते हैं। यूँ तो मानव मन का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता आया है। भारतीय और यूनानी विद्वानों ने मन की विभिन्न मनोदशाओं, अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोविज्ञान को दर्शन का अंग मानकर किया है। आधुनिक युग में प्रचार और विज्ञान के नित्य नूतन आविष्कारों के कारण मानव के चिंतन प्रवाह में गतिशीलता भी आई है और जीवन तथा उसकी विविध प्रक्रियाओं की ओर लोगों का ध्यान गया। मन और उसकी शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हुआ। अनेक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय खड़े हो गए। इन संप्रदायों में मनोविश्लेषण संप्रदाय एक अत्यंत और महत्वपूर्ण संप्रदाय था। फ्रायड के विचारों पर पेरिस के 2 चिकित्सक चार्केट और गैनेट तथा वियना के स्नाविक चिकित्सक ब्रूशर के विचारों का प्रभाव पड़ा। ब्रूयर ने एक रोगिणी का उपचार करते हुए विभिन्न परिणाम भी निकाले। क्या परिणाम निकाले कि हमारी चेतनावस्था को हमारी मानसिक व्याधियों के मूल कारण का ज्ञान नहीं रह सकता है, कि सम्मोहन या इसी तरह की विशिष्ट पद्धति के सहारे मनुष्य के उस अवचेतन की तह तक पहुंचा जा सकता है जिसके गर्भ में व्याधियों के मूल या बीज पड़े हों। इन दोनों स्तरों के वास्तविक संबंध का ज्ञान प्राप्त कर, अर्थात दबी स्मृतियों को जीवित कब्र के बाहर लाकर हम मानसिक स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। यही निष्कर्ष कपूर ने निकाले और जिनके आधार पर फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणवाद का प्रासाद खड़ा किया। पर इतना अवश्य है कि इस प्रासाद की आधारशिला की प्रथम ईंट ब्रूयर ने ही रखी थी। यूँ तो हर कवि मनोवैज्ञानिक होता है तथा वह हर पात्र के अंतःकरण में प्रवेश करके उसके मन के संघातों को किस प्रकार से चित्रित करता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के साकेत में देखने को मिलता है। विशेष रूप से कैकेयी के चरित्र चित्रण में। कैकेयी का चरित्र चित्रण है, उसमें मनोवैज्ञानिकता व्यापक रूप से फलीभूत हुई है, घनीभूत रूप से हम देख सकते हैं। मथुरा की कटु उक्तियों में कैकेयी जो मंथरा की ऐसी उक्तियाँ थी, कटु उक्तियाँ, उनको कैकेयी नकार देती है और उनका एक कथन उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को झकझोर देता है। क्या मंथरा और कैकेयी का जो संवाद साकेत में है उसे हम देख सकते हैं, जिसमें मंथरा कैकेयी से कहती है और भरत के बारे में या राज्याभिषेक से संबंधित बातों के ऊपर तो कैकेयी बदले में मंथरा से जिस तरह से कहती है वो इन उक्तियों में हमें देख सकते हैं। उनकी मानसिक दशा को यहाँ हम समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे, कि भरत जैसे पुत्र, जो आज्ञाकारी पुत्र है, उस पर भी संदेह किया गया और जिसे महाराजा दशरथ ने राज्य तिलक के समय पर
अयोध्या में बुलाया तक नहीं है। इस तरह जब वो मंथरा कहती है कैकई से, तो इस चीज़ को कैकई नकार देती है उस बात को। तो यहाँ गुप्त जी ने साकेत के अंदर कैकई की मन की विभिन्न जो विचित्र दशा है उनको बड़ी कुशलता से व्यक्त करते हुए कहलाया। कैकई कहती है, गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया, तक न उसे जोगे। तो मंथरा जिस तरह की बात करती है और उस पर फिर उस समय तो वो नकार देती है, लेकिन बार बार उसके बाद में उसके मन और मस्तिष्क में उन बातों का जो प्रभाव होता है, उसके अंतर मन में जो उन बातों का प्रभाव पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। और यही मनोविश्लेषणवाद है कि लेखक किस तरह से पात्रों में एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनका मनोविश्लेषण परखते हैं और उसको काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक काल के लगभग सभी प्रबंध काव्य में सभी प्रबंध कवियों ने अपने अपने प्रबंध काव्यों में विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण में इस तरह की मनोविश्लेषणवाद का सहारा लिया है और उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।